प्रिय बच्चों, आज हम आपके सामने एक मैथमेटिक्स का चैप्टर लेकर आए हैं जो कि है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के बारे में आज हम स्टडी करेंगे और जो कि क्लास 10th का एक चैप्टर है जिसे हिंदी में हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। आइए पहले कुछ संख्याओं के बारे में जानते हैं कि ये संख्याएं क्या हैं। बच्चों, टू प्ले विथ डिजिट्स इज कॉल्ड मैथमेटिक्स। टू प्ले विथ डिजिट्स इज कॉल्ड मैथमेटिक्स। अंकों के खेल को ही गणित कहते हैं। अंकों के खेल को ही गणित कहते हैं। तो आइए सीखते हैं अंक क्या है। कुछ ऐसा हुआ होगा नेचर में, प्रकृति में, कि लोग जो है वस्तुओं को काउंट करना चाहते होंगे, गिनना चाहते होंगे कि ये कितनी बार है। तो धीरे धीरे उनके अंदर जागरूकता आया, अवेयरनेस आया और उन लोगों ने जो है नंबर को गिनना शुरू कर दिया। नंबर को गिनना मतलब कि प्रकृति ने सिखाया, किसी ने बताया नहीं, प्रकृति ने सिखाया। तो इसलिए उन नंबर्स को जो बिगिनिंग में प्रारंभ हुए, जो आए 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याओं का नाम दिया। इन संख्याओं को हमने नेचुरल नंबर्स का नाम दिया। लेकिन नेचुरल नंबर्स ठीक है, वो तो खोज हो चुकी, डिस्कवर्ड हो चुकी। लेकिन समस्या थोड़ा सा जटिल तब हुई जब लोगों ने कहा 101 लिखना है या 2002 लिखना है। तो ये समस्याएं जो है और जटिल हो गई। जब जटिल हो गई तो ऐसा नंबर लिखने में समस्या होती थी। तो क्या किया कि भारत ने जीरो की खोज किया। और जीरो की जब खोज किया तो कोई भी संख्या हम लिख सकते थे। प्राकृतिक संख्याओं से हम कुछ गिनी चुनी संख्याओं को लिख सकते थे। एक तरह से अपूर्ण था, पूर्ण नहीं था। लेकिन जैसे ही जीरो आ गया वो क्या हो गया, पूर्ण हो गया। इसलिए इन संख्याओं को हम होल नंबर्स कहते हैं, मतलब पूर्ण संख्याएं कहते हैं। कुछ लोगों ने और आगे सोचा और इन्हीं संख्याओं में से दो प्रकार की संख्याओं को निकाला, प्लस और माइनस। दो प्रकार की संख्याओं की खोज की पूर्ण नंबर में से, होल नंबर में से। इसलिए इस प्रकार से इनका नाम पॉजिटिव इंटीजर रखा और इनका नाम निगेटिव इंटीजर रखा। तो पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर को जब हम साथ में पढ़ते हैं तो उसे इंटीजर्स कहते हैं, तो पूर्णांक कहते हैं। लेकिन जीरो क्या है? जीरो इज नाइदर पॉजिटिव ना नेगेटिव। जीरो ना तो नेगेटिव है और ना पॉजिटिव है। तो क्या है? यह एक होल नंबर है। तो इस प्रकार से हमने प्राकृतिक संख्या जाना, फिर पूर्ण संख्या जाना, इसके बाद इंटीजर्स जाना, पूर्णांक जाना, और ढेर सारी संख्याओं की धीरे धीरे खोज होने लगी। फिर इन्हीं संख्याओं में कुछ लोगों ने ध्यान से देखा, तो ये तो 2 से डिविजिबल हो जा रहे हैं, ये भी 2 से डिविजिबल हो जा रहा है। तो इन संख्याओं को जो 2 4 6 इस फॉर्म में आए उन्हें इवन नंबर कहा गया, जिसे हम सम संख्या कहते हैं। इन्हीं संख्याओं में से जो नंबर छूट रहे थे 1 3 5 1 3 5, ये नंबर क्या कहलाए? आड नंबर कहलाए, जिसे हम विषम संख्या कहते हैं। और धीरे धीरे नई नई खोज होती चली गई। कुछ लोगों ने प्राइम नंबर का भी खोज किया। ऐसी संख्याएं हैं जैसे 9 आ गया तो 8 नंबर है, लेकिन किसी न किसी नंबर से कट जा रहा है। तो इस प्रकार की नंबर जो कि आड नंबर भी हो और कैंसिल भी हो जाए किसी से, तो इन नंबर्स को प्राइम नंबर नाम रखा गया। सॉरी, प्राइम नंबर नहीं नाम रखा गया, इसको आड नंबर ही। प्राइम नंबर क्या होता है उसको जानिए। प्राइम नंबर उसे कहते हैं जो कि स्वयं से कटे और किसी से न कटे, वो प्राइम नंबर है। 2 इज आल्सो अ प्राइम नंबर। इसके बाद कंपोजिट नंबर की खोज हुई। कंपोजिट नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर वह नंबर है जो कि स्वयं से कटे, 1 से कटे, उसका फैक्टर स्वयं हो, 1 हो और कोई एक और फैक्टर हो। जैसे 9 एक कंपोजिट नंबर है। एक तो 1 इसका फैक्टर है और दूसरा 9 स्वयं फैक्टर है, और यह 3 से भी कैंसिल हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि 1 तो सबका फैक्टर है, 9 स्वयं भी वो सबका फैक्टर है, बशर्ते एक और फैक्टर होना चाहिए जिससे कि वो कैंसिल हो जाए। तो इस प्रकार के नंबर को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर।
तो आपने सीखा नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सब ढेर सारी बातों को आपने सीखा। इसलिए बता रहा हूँ बच्चों क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें चैप्टर्स में है। आइए चलते हैं हम आगे। बच्चों रियल नंबर क्या होता है उसको भी जान लिया जाए। रियल नंबर, कुछ नंबर्स और आगे हमको मालूम चले जो कि P/Q के फॉर्म में लिखे गए। P/Q के फॉर्म में जो नंबर लिखा जाता है वह रेशनल नंबर कहलाता है, बशर्ते एक शर्त है कि Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q जो है 0 नहीं होना चाहिए। रियल नंबर वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्याएं क्या है? रियल नंबर जो है इमेजिनरी नंबर, रेशनल नंबर और इमेजिनरी नंबर, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को जब साथ में हम पढ़ते हैं तो उन्हें हम रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर होता क्या है? ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर कर दें तो वो पॉजिटिव प्राप्त हो, वो रियल नंबर कहलाता है। ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर कर दें और पॉजिटिव प्राप्त हो तो रियल नंबर कहलाता है। जैसे 2 का स्क्वायर करो 4, -2 का स्क्वायर करो तो 4, तो इसका मतलब 2 भी रियल नंबर है और -2 भी रियल नंबर है। किसी ने √3 कहा ये रियल नंबर है कि नहीं है, तो ये भी रियल नंबर है क्योंकि स्क्वायर करने पर केवल पॉजिटिव प्राप्त हो रहा है हमको। तो किसी का स्क्वायर करने पर अगर पॉजिटिव नंबर प्राप्त हो तो उसे हम रियल नंबर कहते हैं, और पॉजिटिव नहीं प्राप्त होगा तो उसे इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो बोलेंगे सर पॉजिटिव भी दिखा दिया, नेगेटिव भी दिखा दिया, अंडर रूट भी दिखा दिए, तो इमेजिनरी नंबर क्या है? तो इमेजिनरी नंबर वो है जो अंडर रूट में माइनस हो। अगर कोई भी नंबर अंडर रूट में माइनस है तो रियल नंबर नहीं है, वो इमेजिनरी नंबर है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हटेगा, ना कि माइनस हटेगा, तो -3 आएगा। तो इस प्रकार से ध्यान देना ये है कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, ये भी मैं बता दिया आपको कि जिसका स्क्वायर करें और रिजल्ट पॉजिटिव आए तो रियल नंबर है, और जिसका स्क्वायर करें और रिजल्ट नेगेटिव आए तो वो इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या है। चलते हैं हम आगे, चैप्टर पर आते हैं। बच्चों चैप्टर में ये मेरे हाथ में क्लास 10th की बुक है, देखिए इसका नाम है रियल नंबर्स। क्लास 10th का पहला लेसन हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो पहले लेसन में देखिए यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, ये है एल्गोरिथम और लेमा, दो जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, एल्गोरिथम और लेमा। इसमें लिखा है कि एन एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप विच इज अ प्रोसीड्यूर का मतलब होता है एक सही ढंग, सही तरीका, फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। एल्गोरिथम एक ऐसा सीरीज है, ऐसा क्रम है जिससे कि हम किसी समस्या को स्टेप बाय स्टेप हल कर सकते हैं, ये एल्गोरिथम बताता है। और लेमा क्या बताता है? लेमा, इसमें लेमा कह रहा है कि अ लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग एन अदर स्टेटमेंट। लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है, पहले से प्रूव्ड है, और इसी के आधार पर, इसी में रखकर दूसरे को प्रूव करते हैं हम। तो लेमा और एल्गोरिथम दोनों का हम स्टडी करेंगे। तो चलिए पहले हम चैप्टर पाते हैं 1.1। बच्चों 1.1 में पहला क्वेश्चन है, करा यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए टू फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग। HCF निकालना है पहले क्वेश्चन का। अगर एक क्वेश्चन आप ध्यान से समझ लेंगे तो बाकी के सारे क्वेश्चन आप लगा लेंगे 2 to 5। इसका कह रहा है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके इसको आप समझाइए। यूक्लिड डिवीजन लेमा जो होता है बच्चों, ये होता है कि जैसे देखिए, जैसे हम डिवाइड करते हैं किसी नंबर को, जैसे 7 है, 2 है, तो 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और यहाँ आ गया 1। तो ये होता है जिससे हम भाग देते हैं, और ये क्वोशंट होता है, ये डिवाइजर होता है, ये डिविडेंट होता है, रिमाइंडर होता है। तो इसमें हम देखते हैं अगर इसका मल्टीप्लाई इसमें करें और रिमाइंडर जोड़ दें तो बीच वाला आ जाता है। मतलब 7 = अगर हमको लिखना है तो 2 ×
3 और प्लस R1 लिख देंगे, तो ये हमारा जो है इसको सॉल्व करेंगे तो 7 ही आएगा। इसका मतलब कि इसको जो एल्गोरिथम है, जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा है, उन्होंने एक अलग से जो है सिस्टम बनाया। इसको जो है इन्होंने क्या किया कि A कह दिया बीच वाले नंबर को, और इसको B कह दिया, और इधर जो क्वेश्चन आया Q कह दिया, और रिमाइंडर जो आया R कह दिया। अब इसका जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हो जाएगा A = BQ + R। देखो चूँकि A पहले आता है तो A को हम बड़ा रखेंगे, तो A को पहले लिखेंगे। ABCD में भी A पहले आता है, तो इस बात को दिमाग में सेट कर लेना है कि ABCD भी A पहले, सबसे A और B में A पहले A आता है, इसलिए हमको पहले A लिखना है। इसके बाद BQ + R, तो ये फार्मूला आपको भूलना नहीं है, इसी से सब कुछ होने वाला है, यूक्लिड जो है लेमा। अब देखते हैं कि इसका HCF कैसे निकालते हैं। तो पहले HCF निकालते हैं, इस विध से नहीं निकालेंगे, पहले हम एक डिवीजन मेथड जो हम छोटे क्लासों में पढ़ते आए हैं उसको देखते हैं, फिर इसको सेट करते हैं। अब देखिए हम आपको बता रहे हैं कि इसका भाग विधि द्वारा HCF कैसे निकालते हैं, पहले इसको सीखते हैं। देखिए जो छोटे होते हैं वो ज़्यादा उछलते हैं, हम तुमको काट डालेंगे। तो इसमें छोटा कौन है? इसमें छोटा 135 है, और इसमें छोटा क्या है? 225 है। तो छोटा वाला कहेगा हम तुमको काट डालेंगे, ठीक है? तो कहा भाई ठीक है, आओ काटो हमको। तो 225 को 135 काटना चाहता है। चलो देखते हैं कितनी बार काटता है। तो एक बार काटेगा 135, 5 और 12 में से 3 गए 9, 90 आ गया, इधर कैंसिल हो गया। अब कह रहा है कि तुम नहीं काट पाए, अब मैं काटूंगा तुमको। तुम नहीं काट पाए, मैं काटूंगा। तो 180 ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार ले जाओ, तो 90 हो गया, माइनस करो 5 आ गया, और इसके बाद ये आ गया 45। ये कह रहा है तुम भी नहीं काट पाए, अब मैं तुम्हें काटूंगा। तो ये कितना बार गया? 2 बार, और ये काट दिया। तो सबसे बहादुर कौन निकला? 45 निकला। तो इसका HCF हम लोग लिखते थे कि 45 इसका HCF आ गया, क्योंकि सबसे बहादुर यही है, सबको इसने काट दिया, लास्ट में इसने नहीं काटा। तो लास्ट में जिसकी विजय होती है उसको माला पहना जाता है। अब देखिए इसको हम, लेकिन हमारा जो सिस्टम कह रहा है यूक्लिड डिवीजन लेमा से बताइए, ठीक है? ये कह रहा है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से लगाइए। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है ये सिस्टम एक है, उससे आप लगाइए। तो चलिए देखते हैं, बीच वाले को देखते हैं, केवल बीच वाले को, बाकी क्या है उसको हम वहाँ समझा चुके हैं। चलो बीच वाले को देखते हैं। बीच वाला है पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप कि 225। अब जैसे यहाँ मैंने किया कि 7 को लिखने के बाद यहाँ इसका इसमें मल्टीप्लाई किया और रिमाइंडर लिखा, सेम टू सेम यही काम यहाँ करना है। तो यहाँ लिखेंगे B, पहले लिखेंगे क्योंकि हमारा फार्मूला BQ + R के फॉर्म में है। तो B क्या है? B को हम कहते हैं A। यहाँ जो आता है नंबर वो B होता है, यहाँ जो होता है Q होता है। तो यहाँ नंबर जो पहले आया है B है, तो 135 × 1 प्लस रिमाइंडर 90। अब दूसरे स्टेप में चलते हैं। दूसरे स्टेप में, पहले स्टेप में 225 देखा, दूसरे स्टेप में क्या देखेंगे? 135 देखेंगे, इक्वल टू, अब यही काम यहाँ करेंगे। तो 90 × 1 प्लस रिमाइंडर क्या बचा? 45 बचा। अब फिर यही काम हम 90 के साथ करेंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 90 = 45 × 2 प्लस क्या हो जाएगा? प्लस रिमाइंडर क्या आया? 0। और जहाँ 0 आ जाएगा वहाँ हमको रुक जाना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ 0 आ गया तो वहाँ पर हमारा जो स्टेप है वहाँ रुक जाएगा, और हम लास्ट में लिख देंगे हैंस HCF = 45, जो कि हमारा आंसर होगा। किससे आंसर होगा? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। ये सिस्टम जो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है। लेकिन जब इसको हम साइड में इसको कर लेंगे, इस सिस्टम से कर लेंगे, तो एल्गोरिथम जो है हमको अच्छे से आ जाएगा और हम आसानी से आंसर प्राप्त कर लेंगे। तो बच्चों आपके लिए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सेम टू सेम ऐसे ही करना है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये हमारा कह रहा है स्टेटमेंट, कह रहा है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q1 6q plus 1 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer, q कोई इंटीजर है और यह जो है सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज़ द फॉर्म ऑफ इसके। आप शो करिए कि कोई पॉजिटिव इंटीजर इस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में ही ऑड इंटीजर होगा, दूसरे फॉर्म में नहीं होगा। इस बात को आप प्रूव करिए। तो यहाँ लिखेंगे लेट देयर इज ए इंटीजर ए एंड b इक्वल टू 6, ये गिवन है। b की वैल्यू यहाँ दिया है bq, देखिए b की वैल्यू 6 हर जगह दिया है और a को मैंने कोई इंटीजर मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स एल्गोरिथम, यूक्लिड के एल्गोरिथम से देखते हैं हम, ठीक है। तो ये बताता है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो केस फर्स्ट में हम देखते हैं, और जहाँ पर ये चीज़ ध्यान देना है कि r की वैल्यू 0 से बड़ा है और 6 से छोटा है या 6 है। यहाँ बहुत केयरफुल हमको रहना है कि r इज़ ग्रेटर देन r इक्वल देन 0 एंड लेस देन r इक्वल देन 6। ये क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो रिमाइंडर है चूँकि b की वैल्यू 6 है, तो अगर रिमाइंडर 6 है, अगर मान लीजिए रिमाइंडर 6 है, तब तो भाई वो 6 से कट जाएगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा। लेकिन रिमाइंडर अगर 6 से कम है, क्या है, 5 है, 4 है, 2 है, तो 6 से डिवाइड नहीं होगा। तो रिमाइंडर की जो वैल्यू है क्या क्या हो सकती है? वो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, लेकिन 6 नहीं हो सकती। 6 होगा तो डिवाइड होगा। लिखने के लिए आप लिख सकते हैं कि r इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड ये लिखिए ऐसा। 5 से कम हो, 6 से कम होगा, क्योंकि जब 6 हो जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा ना, तो रिमाइंडर कहाँ तो 0 आ जाएगा। अब देखिए केस नंबर फर्स्ट में देखिए, तो केस नंबर फर्स्ट में हम ये रखते हैं कि इफ़ r इक्वल टू 0, अगर हम r की वैल्यू 0 रखते हैं तो देखते हैं कि a इक्वल टू क्या हो जाएगा, b की वैल्यू 6 है, गिवन है, और q प्लस r की वैल्यू 0, तो हमारा जो a की वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ जाएगी, 6 क्यूब आ गया। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा केस नंबर 2। केस नंबर सेकंड की बात करते हैं कि इफ़ r की वैल्यू अब दूसरा रखेंगे। इफ़ r इक्वल टू 1, अगर हम r इक्वल टू 1 रखते हैं तो a इक्वल टू क्या हो जाता है, 6q प्लस 1। अब देखिए इफ़ केस नंबर थर्ड बनाते हैं। केस नंबर थर्ड में a इक्वल टू 6q प्लस क्या रहा है, 2। अब देखिए केस नंबर फोर्थ, इफ़ यहाँ लिख देंगे इफ़ r इक्वल टू 2, इफ़ r इक्वल टू क्या लें हम, 3 लें, तब क्या हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा 6q प्लस 3। अगर केस नंबर फिफ्थ लेते हैं, इफ़ r इक्वल टू 4, तो यहाँ हो जाएगा a इक्वल टू 6q प्लस 4। तो आप देख रहे हैं। अब केस नंबर लास्ट ले लेते हैं, केस नंबर 6, इफ़ r इक्वल टू 5, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6q प्लस 5। यहाँ आप देखें कि जब हम ये इसमें क्या है, ऑड क्या है, 1 ऑड है, 3 ऑड है और 5 ऑड है।
तो अगर हम इसमें इसको और अच्छे से लिख देते हैं, इसमें क्या करते हैं 2 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 1 हो जाएगा। तो ये देखिए ये इवन आया कि नहीं, क्योंकि 2 है और यह पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा, क्योंकि इवन 2 आ गया ना, तो 2 से डिविजिबल नंबर इवन होता है, तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। और यहाँ देखते हैं कि यही घटना यहाँ भी देखते हैं, 3 रखा मैंने, यहाँ भी देखते हैं ये भी इवन है क्योंकि ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो जब 2 से डिविजिबल हो जाएगा तो वह इस फॉर्म में नहीं आएगा जो कि क्वेश्चन में दिया है, मतलब कि 1, 3 और 5 के फॉर्म में नहीं आएगा, 3 के फॉर्म में आएगा, 3 क्यू के फॉर्म में आएगा, जैसे यहाँ 3 क्यू प्लस 1 के फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पर देखिए जितने इवन हैं, एक इवन हो गया केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर सेकेंड, ये देखिए आड हो गया, यहाँ लिखेंगे आड। इसके बाद केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड में क्या है इवन आ गया। केस नंबर फोर्थ में हम देख रहे हैं वो क्या आ गया 3 कॉमन ले लो आप, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, 3 जो है आड नंबर है, तो आड नंबर के लिए हम लिखे हैं आड हो गया। केस नंबर फिफ्थ, केस नंबर फिफ्थ में यहाँ हम ले सकते हैं और ए इक्वल टू लिख सकते हैं 2 कॉमन ले लो तो हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 2, जो कि इवन फॉर्म में आ गया क्योंकि 2 यहाँ कॉमन हो गया और ये डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो इवन फॉर्म में हो गया। और यहाँ आप लास्ट में देखते हैं ये आड फॉर्म में है क्योंकि लास्ट में 5 है और कोई कॉमन नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं कि जितने फॉर्म हमको मिले 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5, वो सब आड पोजीशन में हैं। यही हमको प्रूव करना था कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप शो करिए, दिखाइए कि किसी इंटीजर ए के लिए, किसी इंटीजर ए के लिए जो है ये जितनी वैल्यू आएगी, मतलब कि ये कह रहा है क्वेश्चन जो है इसकी जितनी वैल्यू आएगी, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जितना आएगा वो 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 के फॉर्म में आएगा। तो आप देख लीजिए जहाँ जहाँ मैं आड लिखा हूँ उस फॉर्म में आया है कि नहीं आया है। पहला देखिए, ये देखिए इस फॉर्म में आया है 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, यहाँ भी देखिए 6 क्यू प्लस 3, इसके बाद 6 क्यू प्लस 5, 6 क्यू प्लस 5, यहाँ देखिए। तो यहाँ देख रहे हैं ए भी आड है, ए भी आड है, ए भी आड है, तीनों आड के फॉर्म में आए हैं, जो कि यही हमको वेरीफाई करना था। चलिए हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। थर्ड हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि एन आर्मी कॉन्टिजेंट, आर्मी का एक समूह है आप 616 मेंबर्स, जिसमें 616 मेंबर्स हैं, इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड आप 32 मेंबर्स। कभी कभी देखिए स्कूलों में क्या होता है कि जब 26 जनवरी को स्कूलों में बच्चों को निकाला जाता है बाहर, तो बच्चे जो पीछे होते हैं, टोटल बच्चे जो पीछे होते हैं वो बैंड वाले बच्चों के पीछे होते हैं, लेकिन बैंड वालों की संख्या कम होती है और पूरे स्कूल की संख्या पीछे होती है। तो उसी प्रकार से टोटल आर्मी जो पीछे चल रही है बैंड के 616 है और बैंड बजाने वाले 32 नंबर, मतलब 32 लोग हैं। इन अ परेड द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, और दोनों ग्रुप चाहता है कि हम सेम कॉलम में चलें, कॉलम की संख्या बराबर हो। तो कह रहे हैं व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च, तो वह मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा जिसमें कि वो मार्च कर सकते हैं। गिवन क्या दिया गया है, गिवन टोटल नंबर ऑफ दिया गया है टोटल नंबर ऑफ कॉन्टिजेंट, ये दिया है 616, और ये भी दिया है कि आर्मी बैंड मेंबर, टोटल नंबर ऑफ बैंड मेंबर्स संख्या क्या दिया है, वो दिया है 32। तो कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, हेंस मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, हेंस मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू एलसीएम ऑफ 616 एंड 32
जहाँ मैक्सिमम की बात करें वहाँ पर हम एचसीएफ निकालते हैं, ना कि एलसीएम निकालते हैं। जहाँ मैक्सिमम की बात हो वहाँ पर हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, एलसीएम नहीं निकालते हैं, क्योंकि जो मैक्सिमम नंबर होता है वही एचसीएफ होता है। तो दोनों का एचसीएफ निकालते हैं अकॉर्डिंग टू, ये सीक्यू लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा से निकालते हैं इसको, तो ये जाएगा ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन कहा नहीं है कि आप यूक्लिड डिवीजन लेमा से ही निकालिए। तो सबसे बड़ी नंबर पहले लिखते हैं 616 इक्वल टू, अब ये यहाँ लिखते हैं, देखिए 616/32 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें। ऐसा नहीं है कि 61 को देखकर एक बार ले जाएं फिर नीचे ले जाएं, ऐसा नहीं करना है, डिवाइड नहीं कर रहे हैं आप। अब देखिए इसको डायरेक्ट लिखिए, ये 19 बार जाएगा, तो 19 बार जब जाएगा तो इसका 19 का 32 मल्टीप्लाई करिए, एक एक काम हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे जिससे कोई हमको दिक्कत ना हो। ये आ गया 608, तो ये आ गया 608, तो यहाँ माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे कि 32 × 19 + 8 अब क्या होगा कि 8 कह रहा है, अब हम 32 को कैंसिल करेंगे, तो 8 4 जा 32, ये कैंसिल हो गया। तो किसने सबको कैंसिल किया, 8 ने। तो यहाँ लिखेंगे अब दूसरे को देखेंगे, 32 को देखेंगे, 32 इक्वल टू हो जाएगा 8 × 4 + 0। तो यहाँ पर जहाँ पर स्टेप 0 हो जाए वही एचसीएफ हो जाता है, विच इज एम्प्लाइज एचसीएफ इक्वल टू 8। अतः ध्यान दीजिए, अतः हमें कितने कॉलम की ज़रूरत पड़ेगी, हमें 8 कॉलम की ज़रूरत पड़ेगी। दोनों पीछे वाले सैनिक और आगे बैंड वाले दोनों अगर कॉलम बनाना चाहें बराबर के, तो 8 कॉलम बनाना पड़ेगा, आगे वालों को भी 8 कॉलम पीछे वालों को भी। दिस इज योर आंसर। आप क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हमसे, कह रहा है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करते हुए सो दैट, दिखाइए कि द स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर द फॉर्म ऑफ 3m, वो 3m के फॉर्म में होगा, आर किसके फॉर्म में होगा, 3m + 1 के फॉर्म में होगा, फॉर सम इंटीजर m, फॉर सम इंटीजर, किसी इंटीजर m के लिए जो पॉजिटिव इंटीजर है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी नंबर का स्क्वायर जो है वो इस फॉर्म में होगा, इस बात को प्रूव करिए। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड टू अकॉर्डिंग डिवीजन लेमा, b इक्वल टू a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हम जानते हैं। तो यहाँ दिया है गिवन b इक्वल टू दिया है 3, b की वैल्यू 3 दे दिया है। अब चलते हैं, इसको हम रखते हैं और स्क्वायर करके फाइंड करते हैं। फेयर, यहाँ लिखेंगे फेयर r की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0, r इक्वल देन 0 एंड लेस देन 3। r की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि 3 से जब ज़्यादा 3 होगी तो 3 से डिवाइड हो जाएगी। अब चलते हैं केस फर्स्ट में देखते हैं, इफ़ r इक्वल टू 0, अगर हम r को 0 मानते हैं तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा बी क्यू मतलब 3q + 0 और स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्क करते हैं। जब वर्क करते हैं तो a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9q², और 9q² को हमको चूँकि 3 के फॉर्म में लिखना है तो इसलिए 3 कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा 3q²।
यहाँ लिखेंगे लेट 3q² इक्वल टू m। कोई इंटीजर है, कोई इंटीजर को हम m मान लिए, तो a स्क्वायर इक्वल टू आ गया 3m। देखिए 3m के फॉर्म में आ गया। केस फर्स्ट में अगर हम किसी इंटीजर का स्क्वायर करें तो 3m के फॉर्म में आएगा। अब चलिए देखते हैं केस नंबर सेकेंड, जैसा क्वेश्चन कह रहा है, इफ़ r इक्वल टू क्या लें, r इक्वल टू, यहाँ मैं लिखा हूँ, यहाँ स्पष्ट और लिख दो, विच इज इम्प्लाई r इक्वल टू 0 1 2, ठीक है, इतना नंबर ले सकते हैं। चलिए 1 लेते हैं। जब 1 लेते हैं तो a इक्वल टू हो जाएगा, इसी में रखते हैं, मेन हमारा जो सिस्टम है यूक्लिड यही रखते हैं, 3q प्लस 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ भी स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो a स्क्वायर इक्वल टू आ जाता है यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस फॉर्म में आ गया। यहाँ ज़रा देखते हैं कि a स्क्वायर इक्वल टू इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है 3 और ये हो गया 3q स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6q प्लस 1 बचा है, क्योंकि इसमें कोई कॉमन नहीं है इसलिए इसको अलग कर दिया। तो इसको अब हम क्या मान लेंगे, यहाँ लिखेंगे कि लेट m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q, तो ये जो फॉर्म हो गया a स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया 3m प्लस 1, जो कि हमारा दूसरा फॉर्म प्राप्त हो गया। ये देखिए दूसरा फॉर्म प्राप्त हो गया। अब चूँकि एक नंबर और है उसके लिए भी देख लिया जाए। केस थर्ड में हम देखते हैं कि इफ़ r इक्वल टू 2, अगर हम r की वैल्यू 2 रखते हैं तो क्या होता है, r की वैल्यू 2 रखने पर यहाँ पर तो a इक्वल टू होगा 3q प्लस 2, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। चलिए इसको ओपन करते हैं। a स्क्वायर मतलब 9q स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 a का मान 3q, b का मान 2, तो 2 2 जा 4 3 जा 12q। ये देखिए इस फॉर्म में आ गया। अब इसमें देखिए कॉमन क्या है, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखते हैं। यहाँ 9q स्क्वायर लिख दिया, कॉमन लेने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, प्लस 12q लिख दिया। इसके बाद देखिए 4 को मैं लिख सकता हूँ 3 प्लस 1, अब तीनों में मुझे कॉमन मिल जाएंगे तो a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3 और बचा 3q स्क्वायर प्लस 3 चौक 12 प्लस 3 एक 3 प्लस 1, तो इसको भी अगर हम यम मान लेते हैं तो ये हो जाएगा 3m प्लस 1। तो जो ये लेट m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, तो हम देख रहे हैं कि किसी भी हाल में जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा से यह दिखाइए कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर या तो 3m के फॉर्म में होगा या 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा। तो हमने क्या किया कि r की वैल्यू 0 1 2 रखा, आप और रख सकते हैं 3 की जगह आप 3 की जगह मान लीजिए कि 6 आ गया 9 आ गया, तो r की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। आप अलग अलग तरीके से रखिए तो आप देखेंगे कि अगर इसका स्क्वायर किया जाए तो हमेशा ये 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में आएगा। जैसे देखिए यहाँ 2 जगह तो 3m प्लस 1 के फॉर्म में आया, लेकिन जब 2 रखा तो वहाँ भी कन्फ्यूजन हुआ, वहाँ पर जो है हमें कन्फ्यूजन हुआ कि देखते हैं वहाँ भी आता है कि नहीं, तो जब वहाँ भी देखा तो यहाँ भी 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ गया। तो किसी भी नंबर को हम लेते हैं ये तो वो जो है इस फॉर्म में आएगा, यदि b का मान जो है क्या होगा 3 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। सेम टू सेम 5 ऐसा ही है। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8। चलते हैं, जहाँ स्क्वायर कह रहा था अब वही क्यूब कह रहा है, बस यही अंतर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो द क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। वो किस फॉर्म में होगा? वो होगा 9m के फॉर्म में होगा, 9m + 1 के फॉर्म में होगा और 9m + 8 के फॉर्म में होगा। इस बात को दिखाइए आप, ठीक है। तो वही हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा A = BQ + R। इसको लिखने में कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि पहले A लिखें कि B लिखें, तो तुरंत आपके दिमाग में ABCD आना चाहिए कि पहले A आता है तब B आता है। तो इस ढंग से आप लिखेंगे। वेयर B = दिया है हमको 9, अब इसी के आधार पर R लिखेंगे। R > (r = 0। R की वैल्यू 0 से बड़ी होगी या तो 0 होगी और कम होगी किससे? 9 से। अर्थात जो R की वैल्यू आएगी वो 0 आएगी और 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, ... 8 तक आएगी। इतनी वैल्यूज हम पुटअप कर सकते हैं इसमें। और जितनी वैल्यू हम पुटअप करेंगे, जो वैल्यू होगा, जो मान प्राप्त होगा, उसका जो इंटीजर हमको मिलेगा वो 9m के फॉर्म में होगा, 9m + 1 के फॉर्म में होगा या तो 9m + 8 के फॉर्म में होगा। बाकी दूसरा फॉर्म नहीं मिलेगा। आइए चेक करते हैं। केस फर्स्ट की बात करते हैं। केस फर्स्ट में इफ़ R = 0 लेते हैं, R = क्या लेते हैं? 0 लेते हैं। तो A = BQ 9Q + R, मतलब B और R की वैल्यू मैं पुटअप किया यहाँ पर। तो A = हो गया 9Q, जो कि आप देख रहे हैं कि 9Q के फॉर्म में आया। तो 9Q मतलब कि इफ़ Q = m आप मान लो, तो A हो जाएगा, इसको थोड़ा सा बाद में रिंग करते हैं। A = हो जाएगा 9m, तो 9m के फॉर्म में आया। अब केस नंबर सेकंड की बात करते हैं। केस नंबर सेकंड में इफ़ R = दूसरा लेते हैं स्टेप, 1 लेते हैं। इफ़ R = क्या लेते हैं? 1 लेते हैं। जब R = 1 लेते हैं तो A = हो जाता है 9Q + 1, 9Q + 1। इफ़ Q = m, तो यहाँ भी देखते हैं कि 9m + 1, तो 9m + 1 के फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब देखिए केस नंबर थर्ड लेते हैं। केस नंबर थर्ड में क्या है? इफ़ R = क्या लेते हैं? तीसरा पोजीशन 2 लेते हैं। यहाँ समझने वाली बात है। तो A = हो जाएगा BQ + R, 9Q + R की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। तो यहाँ पर जो है वही फॉर्म आ गया, Q = m आप मान लीजिए। तो 9m + 2 के फॉर्म में आ गया। फिर देखते हैं अगला केस देखते हैं। केस नंबर 4 देखते हैं। थर्ड तक हो गया, केस नंबर 4 देखते हैं। केस नंबर 4 में हम 3 रखेंगे। तो यहाँ पर मुझे क्यूब भी करना था, तो हम क्यूब तो किए नहीं, तो थोड़ा सा क्यूब भी कर लेते हैं, फिर तब समझ में आएगा अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन हमको कहा है क्यूब करने के लिए। क्वेश्चन तो मैं ध्यान नहीं दिया, मुझे क्यूब करना था। केस नंबर फर्स्ट में ये देखते हैं कि इफ़ R = 0, तो R जब = 0 है तो A = हो जाएगा 9Q। क्या हो जाएगा? 9Q, क्योंकि यहाँ R 0 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का क्यूब करने पर। जब हम क्यूब करते हैं तो हो जाएगा A क्यूब = 9 क्यूब का होल क्यूब, क्योंकि 0 कोई वैल्यू है नहीं, तो यहाँ हो जाएगा 9 × 9 = 81 क्यूब का क्यूब। अब इसको हम फैक्टर करते हैं तो 9 × लिखते हैं 9 क्यूब। अब इसको हम मान लेते हैं लेट m = 9 क्यूब मान लेते हैं। चलिए, तो A क्यूब = क्या हो जाएगा? A क्यूब = हो जाएगा 9m। तो देखिए A क्यूब जो है किसके फॉर्म में आ गया? 9m के फॉर्म में आ गया। अब केस नंबर 2 की बात करते हैं। केस नंबर 2
केस नंबर 2 में इफ़ r इक्वल टू 1 लेते हैं, तो r इक्वल टू 1 लेते हैं तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस r से, तो a इक्वल टू हो जाएगा बी क्यू, बी की वैल्यू क्या है 9 है, q की वैल्यू क्या है q है, और r की वैल्यू हमने 1 लिया है। क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, इसमें भी हम क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का क्यूब करते हैं, तो a क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 9 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब इक्वल टू, ध्यान दीजिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस a प्लस b। a क्यूब का मतलब क्या हुआ कि a क्यूब का मतलब 9 का 3 बार मल्टीप्लाई, 9 9 जा 81, 81 9 जा 81 9 जा 9 1 जा 9 72, तो हो जाएगा a क्यूब का मतलब हुआ कि 7 2 9 क्यूब का क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab क्या है 3, a का मान 9 क्यूब है और b का मान 1 है, a प्लस b मतलब 9 क्यूब प्लस 1। अब चलते हैं और इसको विस्तृत करते हैं, तो हो जाएगा 7 2 9 क्यूब प्लस 9 3 जा 27, 27 का 9 मल्टीप्लाई करिए, 27 का 9 मल्टीप्लाई करते हैं, 9 सब 63 का 3, हाथ से लगा 6 और 9 दूनी 18, 18 6 24, 243 क्यूब आ गया स्क्वायर प्लस 27 क्यूब आ गया। देखिए इस फॉर्म में आ गया। अब इसको क्या करते हैं, इसमें जो कॉमन है उसको लेते हैं, और यहाँ +1 भी है तो +1 भी लिख देते हैं इधर बाद में। चलिए कॉमन लेते हैं, इसमें कॉमन देखिए तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन जो है 27 है, क्योंकि 27 से 243 भी कट जाएगा और 729 भी कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए कैंसिल करते हैं, या पहले आप 9 ले लो कॉमन, 9 लेकर हल्का कर लो, फिर जैसे मान लो आपको समझ में नहीं आ रहा है पहले 9 ले लो, तो जैसे 9 ले लिया तो यहाँ बचा 81 क्यूब प्लस इसमें 9 ले लिए कॉमन तो 27 क्यूब स्क्वायर प्लस यहाँ 3 क्यूब बचा प्लस 1, यहाँ देखिए फिर 9 कॉमन ले लीजिए, लेकिन 9 कॉमन दोबारा क्यों लें, क्योंकि हमको 9 के फॉर्म में लिखना है, तो कॉमन क्यों लें, तो इसको आप m मान लो, तो m हो गया +1, तो q इक्वल टू आ गया 9m + 1। तो अगर हम रिमाइंडर क्या रख रहे हैं, यदि रिमाइंडर हम 2 रख रहे हैं, सॉरी यदि रिमाइंडर हम 1 रख रहे हैं, फिर भी 9m + 1 के फॉर्म में आ गया है। अब हमारा जो लास्ट पर्पज है कि 9m + 8 के फॉर्म में लाना, तो चलिए इसको हम इरेज करते हैं और फिर केस नंबर 3 बताते हैं आपको। चलिए केस नंबर 3 की बात करते हैं। केस नंबर 3 में हम देखते हैं कि हमको क्या रखना है। केस नंबर 3, केस थर्ड में यह रखना है कि r = 2, इफ़ r = 2, अगर हम r = 2 रखें इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा में, तो क्या होता है a = b, b की वैल्यू क्या है 9 है, q + 2, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का क्यूब करने पर a क्यूब = हो जाएगा 9 क्यूब + 2 का होल क्यूब। इसको ब्रेक करते हैं, a क्यूब + b क्यूब + 3ab a + b मतलब सेम टू सेम वही लिख देंगे a + b। इसको और ब्रेक करते हैं, यहाँ लिखते हैं 9 क्यूब, 9 कितनी बार आएगा 3 बार आएगा, तो 9 × 9 × 9 लिख देते हैं और क्यूब का क्यूब लिख देते हैं। आसान तरीका कॉमन लेने के लिए, यहाँ पर लिख देंगे 8 प्लस यहाँ पर देखिए 9 2 जा 18, 18 3 जा 44, 44 को अंदर ले जाते हैं और 54 को अंदर ले जाते हैं, इंटू 9 क्यूब प्लस इसको अंदर ले जाते हैं 54 क्यूब इंटू 2, इस फॉर्म में आ गया। अब देखिए 8 को छोड़ दीजिए, 8 को यहाँ पर हटा देते हैं, 8 को यहाँ से हटाकर यहाँ लिख देते हैं,
अब इसमें देखते हैं कितना कॉमन है सब में। तो ए क्यूब इक्वल टू हो गया, सब में 9 कॉमन लेते हैं क्योंकि 9 के फॉर्म में लिखना है। तो ये क्या बचा, 9 9 जा 81 क्यूब बचा, प्लस यहाँ भी देखिए 9 कॉमन ले लिया तो 54 क्यू स्क्वायर बचा, यहाँ भी 9 कॉमन ले लिया तो यहाँ 6 2 जा 12 बचेगा, 12 6 2 जा 12 क्यू बचेगा और प्लस 8 बचेगा। तो इतने को टोटल को हम यहाँ मान लेगा। इफ यहाँ लेट करते हैं कि 81 क्यू क्यूब, ये बात लिखना है, प्लस क्यू स्क्वायर, इसको हमने m मान लिया तो हमारा जो नेक्स्ट क्यूब का इंटीजर बना वो 9m + 8 के फॉर्म में बना। तो आपने देखा कि हम कोई भी रिमाइंडर रख रहे हैं वो किसके फॉर्म में आ रहा है, 9m के फॉर्म में आया या 9m + 1 के फॉर्म में आया या 9m + 8 के फॉर्म में आया। तो आपका इस प्रकार से 1.1 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं 1.2 में। चलिए 1.2 में चलते हैं, इसको इरेज करते हैं। बच्चों 1.2, आइए चलते हैं 1.2, बड़ा इंटरेस्टिंग है 1.2। क्वेश्चन नंबर 1, अब आप थोड़ा सा इजी वे महसूस करेंगे। एक्सप्रेस इस नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। सभी छोटे बच्चों की बात है, जान लीजिए छोटे क्लासों में हम लोग पढ़े हैं। कह रहे हैं कि 100, यहाँ लिख रहे हैं 140 को प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिखिए, प्राइम फैक्टर के रूप में लिखिए। प्राइम फैक्टर मतलब जो कि किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल ना हो। तो जैसे हम एलसीएम लेते हैं वैसे हम इसको कर देते हैं। पहले 2 से करते हैं तो 70 आ गया, फिर 2 से करते हैं 35 आ गया, फिर 5 से करते हैं तो 7 आ गया, फिर 7 से करते हैं तो 1 आ गया। तब तक करते हैं जब तक कि 1 ना आ जाए। तो यहाँ मैंने देखा कि 2 आ गया, इंटू 2 आ गया, इंटू 5 आ गया, इंटू 7 आ गया। इसको और दूसरे फॉर्म में आप लिख सकते हो, 2 2 बार आया है तो 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 भी लिख सकते हो, जो कि आंसर होगा। सेम टू सेम सभी क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, सेम टू सेम। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर। ये कह रहा है कि 2 नंबर मैं दिया हूँ, 26 दिया हूँ आपको और 91 दिया हूँ। इसका एलसीएम निकालो, एचसीएफ निकालो और वेरीफाई करो कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। जो नंबर 2 दिए गए हैं उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ, इसको याद रखिएगा। पद इक्वल टू लम हमेशा काम आएगा आपको। पद इक्वल टू लम, पद इक्वल टू लम का मतलब होता है कि पहला पद गुणते दूसरा पद, पहला पद गुणते दूसरा पद, और लघुत्तम समापवर्तक इंटू महत्तम समापवर्तक, मतलब एलसीएम इंटू एचसीएफ, फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। इसको याद रखिए क्योंकि इसी का यूज है और आगे यूज मिल भी सकता है। तो इसमें 1 2 3 4 टर्म्स हैं, 3 दिया रहेगा, चौथा पूछेगा। तो चलते हैं इसको वेरीफाई करते हैं। कह रहे हैं कि इसका एचसीएफ एलसीएम दोनों निकालिए। तो पहले निकालते हैं विच इज एम्प्लॉइज, इसका पहले फैक्टर करते हैं। 26 का फैक्टर करिए, 13 2 जा 26, 91 का फैक्टर करिए, 13 7 जा 91। टेबल तो आपको याद करना पड़ेगा, टेबल नहीं याद करोगे तो मैथ नहीं पढ़ पाओगे, इसलिए टेबल आपको 20 तक बिल्कुल याद रहे। अब देखिए इसका एचसीएफ हमको निकालना है। तो एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में मैच करे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट क्या है, 13 है, तो एचसीएफ आ गया। एलसीएम, यहाँ बच्चे एलसीएम निकालना सीख लें, बहुत अच्छा तरीका है। एलसीएम में क्या करते हैं, किसी एक टर्म को नीचे उतार लेते हैं, चाहे तुम इसको उतार लो या इसको उतार लो, जो तुम्हारी इच्छा है उसको उतार लो। चलो मैं ऊपर वाला उतारता हूँ, 13 इंटू 2। उतारने के बाद जिसको तुमने नीचे लिख दिया है उससे कोई मतलब नहीं है, जिसको नहीं लिखा है उसके पास जाओ। इसको नहीं लिखा मैंने, 13 इंटू 7 नहीं लिखा, तो इसको हम मैच कराते हैं। जो मैच करेगा उसको छोड़ देंगे, जो नहीं मैच करेगा उसको लिख लेंगे। 13 मैच किया, उसको छोड़ दिया। चलो 7 मैच किया, नहीं, उसको लिख लिया। ये हो गया आपका एलसीएम। इसका मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, 26 इंटू 7
ये आ गया 182, HCF ये आ गया, LCM ये आ गया। हमसे कह रहा है कि आप वेरीफाई करिए कि ये फार्मूला इस पर लागू हो रहा है कि नहीं। ठीक है, आइए चलते हैं वेरीफाई करते हैं। ये देखिए, पहले LCM निकालते हैं इंटू HCF निकालते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। जो हमने निकाला है 13 निकाला, LCM क्या निकाले हैं आप, निकाले हैं 182 निकाले हैं, और HCF निकाले हैं 13, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। ये मल्टीप्लाई करने में टाइम ज़्यादा जाता है। टू 8 1 6 6, ये आ गया 2366, ये आ गया। अब क्या प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स देखते हैं। 26 का मल्टीप्लाई 91 में करते हैं और देखते हैं क्या वही आता है कि नहीं आता है। अगर आता है तो वेरीफाइड है, नहीं आता तो वेरीफाइड नहीं है। 91 इंटू 26, ये देखिए वही आ गया, सेम टू सेम वही नंबर आ गया। हैंस, यहाँ लिखेंगे हैंस वेरीफाइड, केवल यही लिखना है बस, हैंस वेरीफाइड। इस प्रकार से वेरीफाइड हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अभी जो मैं बताया सेम टू सेम उसी से करना है। चलिए एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, इसका भी LCM HCF निकालना है 12 का, 15 का एंड 21 का। तो इसका फैक्टर करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 15 का करते हैं 3 5 जा 15, और 21 का करते हैं 3 7 जा 21। इसका HCF निकालते हैं जो तीनों में मिल रहा हो, 3 3 3 यही मिल रहा है 3 3 3, तो इसका HCF 3 हो गया। LCM लिखते हैं। LCM में क्या करते हैं बच्चों, हमने अभी जो बताया, किसी एक स्टेप को बाहर निकालते हैं, वैसे कोशिश करते हैं बड़े स्टेप को बाहर निकालें। ए किसी जो भी आपकी इच्छा हो, जो मन कर रहा हो कि नहीं इसको उतार लिया जाए तो उसको उतारो। चलो मेरा मन कर रहा है फर्स्ट को उतारे क्योंकि वही बड़ा है। अब उसका काम खत्म हो गया। दूसरे के पास जाओ, अगर मिल रहा है तो उसको लिख लो, सॉरी मिल रहा है तो छोड़ दो, नहीं मिल रहा है तो लिख लो। 3 मिल रहा है छोड़ दो, 5 मिल रहा है नहीं मिल रहा है नोट कर लो। अब यही काम इसके पास जाओ, 3 मिल रहा है छोड़ दो, 7 मिल रहा है नहीं लिख लो। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 5 जा 60 इंटू 7, ये आ गया 420। तो ये LCM भी आ गया, HCF भी आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन से। इसी प्रकार से LCM और HCF को फाइंड करते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, सॉरी 4 की बात करेंगे। 4 में भी वही है। चलिए 4 थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, आप लगा लोगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि गिवन HCF मतलब कि 3 पहला नंबर, फर्स्ट नंबर दिया है, फर्स्ट नंबर दिया है 306, और सेकेंड नंबर जो दिया है, सेकेंड नंबर वो दिया है 657, ये दिया है। और इसका HCF दिया है, HCF दिया है बच्चों 9, और हमसे कह रहा है कि LCM बताइए आप। तो बस वही फार्मूला लगाना है कि HCF इंटू LCM इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब क्या करेंगे आप, HCF जगह 9 लिखेंगे, LCM तो आपको निकालना ही है। फर्स्ट नंबर आपका 306 है, सेकेंड नंबर 657 है। LCM इक्वल टू हो जाएगा 306 इंटू 657 बाई 9। अब इसे कैंसिल कर दीजिएगा, काट दीजिएगा, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि चेक वेदर 6 पावर n कैन इंड विथ द डिजिट 0। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है। क्या तर्क दिया है कि क्या आप दिखाइए, आप बताइए कि क्या 6 पावर n जो है वो
कभी 6 पावर n की जितनी नंबर आएंगी, जितनी संख्याएं आएंगी, क्या ऐसी संख्याएं आएंगी कि उनके लास्ट में 0 आएगा? फॉर एनी नेचुरल नंबर n, और जो n है वो क्या है? नेचुरल नंबर है। तो चलिए देखते हैं, अगर किसी नंबर के बाद में 0 आता है, किसी नंबर के बाद में कोई भी नंबर आप लिख लो, जैसे ये लिख लो, ये लिख लो, जो भी आपकी इच्छा हो उससे लिख लो, तो 0 का मतलब क्या है? 0 का मतलब ये है कि इसको हम लिख सकते हैं 66 इंटू 10, इसको लिख सकते हैं 22 इंटू 10, इसको लिख सकते हैं 21 इंटू 10। तो सब में देखो 10 छिपा है, सब में 10 छिपा है, तो 10 के फॉर्म में है। तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 लिख सकते हैं कि नहीं? 10 को भाई 5 टू जा 10, तो 10 को हम लिख सकते हैं कि 5 इंटू 10, 2 इंटू 5, तो 2 इंटू 5 अगर यहाँ n लगा दें तो यहाँ भी n लगाना पड़ेगा। तो ये जो है, अगर इस फॉर्म का नंबर होगा तब तो 0 आएगा, अगर इस फॉर्म का नंबर नहीं है तो 0 नहीं आएगा। तो चलो 6 को ब्रेक करते हैं, तो 6 को जब ब्रेक किया तो 2 3 जा 6 आया पावर n, तो 2 तो आया लेकिन 3 नहीं आया, 2 तो आया लेकिन 3 नहीं आया, जबकि 2 और 5 को आना चाहिए, तभी तो 0 आएगा लास्ट में। तो अतः यह स्टेटमेंट कि लास्ट में 0 आएगा, यह गलत है। मतलब कि लास्ट में 0 नहीं आएगा, लास्ट में 0 तभी आएगा जब उसका फैक्टर 2 इंटू 5 के फॉर्म में होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये कह रहे हैं कि एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, एंड दूसरा नंबर दे रहे हैं, एंड 7 इंटू 6 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 1 इंटू 5। ये सब कंपोजिट नंबर है कि नहीं? दोनों कंपोजिट नंबर हैं कि नहीं? आओ चेक करते हैं। पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ इंटू है, यहाँ प्लस है, तो दोनों में कॉमन 13 है। यहाँ 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1, 13 इंटू ये आ गया इतना नंबर, ठीक है। अब देखिए, एंड इसको भी लिखते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है? ये देखो, इसमें कॉमन 5 है, तो क्या आया? 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 5 प्लस 1, क्योंकि 5 कॉमन ले लिया हूँ, विच इज एम्प्लाइज 7 छंग 42 और 3 दूना 6, 6 चौक 24, 42 मुड़ते 24 प्लस 1, विच इज एम्प्लाइज 5 इंटू, इसका मल्टीप्लाई करते हैं 24 इंटू 42, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये 8 हो जाएगा, 6 4 10 का 0, यहाँ से लगा 1 और 8 2 10, 1000 कितना आ गया? 8 आ गया। ये देखिए, तो ए नंबर में हम देख रहे हैं कि ए नंबर यहाँ 13 कॉमन देख रहे हैं एक तरह से, और यहाँ 5 देख रहे हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि ए नंबर 13 से 1 से डिवाइड होगा, उस स्वयं से डिवाइड होगा, और 13 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि 13 इसका फैक्टर है। और यहाँ देख रहा हूँ कि यह नंबर किससे डिवाइड होगा? 1 से भी डिवाइड होगा, स्वयं से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 5 इसका फैक्टर है। तो ए बोथ आर क्या है? कंपोजिट नंबर, हेंस बोथ आर कंपोजिट नंबर, बोथ आर कंपोजिट नंबर, दोनों कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जो 1 से कैंसिल हो, स्वयं से कैंसिल हो, और किसी एक और नंबर से कैंसिल हो जाए, तो वो कंपोजिट नंबर कहलाता है। तो भाई ऐसा ये नियम फॉलो किया, रूल फॉलो किया, इसलिए कंपोजिट नंबर है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम किसकी बात करेंगे? क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 7, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। खेल का कोई मैदान है, उसका जो
रास्ता है वो सर्कुलर है, वृत्ताकार है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया जो है एक राउंड लगाने में 18 मिनट लेती है। फाइल रवि टेक्स 12 मिनट, जबकि रवि 12 मिनट में ही लगा लेता है। तो स्वाभाविक है भाई रवि पहले लगाता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। कल्पना करिए कि वो एक ही पॉइंट से, मान लीजिए कोई पॉइंट ए है, वहाँ से दोनों चलते हैं एट द सेम टाइम पर, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन चलते हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो जहाँ से चले थे दोबारा कब मिलेंगे उस पॉइंट पर। इट मीन्स यहाँ स्टेटमेंट लिखेंगे कि कौन पूरा लेता है टाइम, सोनिया टेक्स टाइम कितना लेती है, 18 मिनट लेती है। सोनिया टेक्स टाइम इन 1 राउंड टू कंप्लीट 1 राउंड। एक राउंड कंप्लीट करने में सोनिया लेती है 18 मिनट्स, और रवि कंप्लीट करने में टेक्स कंप्लीट 1 राउंड वो लेता है 12 मिनट, केवल 12 मिनट लेता है। अब देखिए, आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स विल दे मीट अगेन, दे विल मीट वे मिलेंगे, ठीक है, एट स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। कब? एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, जब हम निकाल लेंगे किसका, एलसीएम निकालेंगे 18 और 12 का, विच इज इम्प्लाइज 18 इक्वल टू हो जाएगा 2 तिहाई 6 त्रिक 18, और 12 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 तिहाई 12। इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम के लिए कोई एक नंबर उतारते हैं, चाहे इसको उतारिए चाहे इसको उतारिए, कोई भी उतारिए। अब दूसरे के पास आते हैं, मैच कराते हैं। जो मैच होता है उसको छोड़ देते हैं। एक मैच किया, छोड़ दिया, दूसरा मैच नहीं कर रहा है तो इसको नोट कर लिया, फिर 3 मैच किया, छोड़ दिया, तो हो गया 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36। तो दोनों कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे, 30 मिनट्स के बाद। दे विल मीट आफ्टर 30 मिनट्स। तो ये प्रश्नावली भी आपकी ख़त्म हो गई, एक्सरसाइज भी आपका ख़त्म हो गया। अब चलते हैं 1.3, जो कि एक महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है, महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है 1.3। और अगर एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो 1.3 आपको ख़त्म हो जाएगा। बच्चों 1.3 बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पॉर्टेंट जो है यह एक्सरसाइज है, इसको मिस तो करना ही नहीं है। यह है कि पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। ये प्रूव करना है, ये प्रूव करिए। प्रूव दैट कि √5 वो क्या है, इरेशनल है, रेशनल नहीं है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो पहले हम मान लेते हैं कि यह परिमेय है। क्वेश्चन ये प्रूव करना है कि यह अपरिमेय है। चलो हम मान लेते हैं कि यह परिमेय है। लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। मैंने मान लिया कि यह एक रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर जो होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, p/q के फॉर्म में होते हैं, a/q के फॉर्म, b के फॉर्म में होते हैं। तो लेकिन q डज नॉट इक्वल टू 0, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। विच इज इम्प्लाइज √5 किसके बराबर मान लिया, a/b के फॉर्म में मान लिया, क्योंकि a/b क्या है, रेशनल नंबर है। यहाँ लिख लेंगे वेयर a/b इज कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, सॉरी देखो मैं कंपोजिट लिख लूँ, को प्राइम नंबर।
ये दोनों को प्राइम नंबर है, मतलब कि ए और बी में एक के अलावा कोई कॉमन नहीं है। ए और बी में एक के अलावा कोई कॉमन नहीं है, इसलिए वो परिमेय संख्या है। चलो देखते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं। जब स्क्वायर करते हैं तो 5 हो जाता है, अभी हो जाता है ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर को इधर भेजते हैं, 5 को इधर भेजते हैं, तो बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 5। यहाँ देखिए इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हमको देखने को मिल रहा है कि 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। जब 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ए को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि जैसे मान लो कि अगर कोई नंबर 25 को 5 काट रहा है तो 5 को तो काटेगा ना, क्योंकि 5 क्या है, 5 का स्क्वायर 25 है। तो अगर 25 को काट रहा है तो 5 को भी तो काटेगा। तो आप देखते हैं, यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। ए स्क्वायर जो है 5 से डिविजिबल है, देन इट विल बी डिविजिबल बाई ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, देन ए विल बी डिविजिबल बाई 5 आल्सो। आप देखिए क्या मैंने लिखा कि अगर ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो ए भी 5 से डिविजिबल होगा। अगर ए स्क्वायर डिविजिबल है 5 से तो ए भी 5 से डिविजिबल होगा। तो चलिए, अगर ए 5 से डिविजिबल होगा तो यहाँ थोड़ा सोचने वाली बात है, जहाँ की बच्चों को नहीं समझ में आता है, कम समझ में आता है। यहाँ आप समझिए कि अगर ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो ए भी 5 से डिविजिबल है। तो 5 से डिविजिबल कौन कौन नंबर होगा? 5 से डिविजिबल जो नंबर होंगे वो होंगे 5 होंगे, 10 होंगे, 15 होंगे, 20 होंगे, सो ऑन। ऐसे ही नंबर आएंगे तो 5 से डिविजिबल होंगे। तो इसको मैंने मान लिया कि 5C, इसको मैंने मान लिया 5C, और C का मान 1 2 3 डॉट डॉट रख दिया। तो C का मान 1 रखो तो 5 आएगा, 2 रखो 10 आएगा, 3 रखो तो 15 आएगा। तो किस फॉर्म में आ गया ये जो है लेट, मैंने मान लिया कि ये किस फॉर्म में आ गया, 5C के फॉर्म में आ गया। क्योंकि 5C के फॉर्म में रहेगा तभी 5 से डिवाइड होगा, नहीं तो वो डिवाइड नहीं होगा। तो इसलिए A इक्वल टू 5C माना गया है। बुक में जो लिखा है उसको बिल्कुल गहराई समझिए कि A इक्वल टू 5C क्यों माना है। इसीलिए माना है क्योंकि A की वैल्यू ऐसी है जो कि 5 के मल्टीपल के फॉर्म में है, इसलिए 5C माना गया। C को आप नेचुरल नंबर मान सकते हैं, विच इज इम्प्लाइज। अब इसी से हम आगे बढ़ते हैं। B स्क्वायर इक्वल टू A की जगह 5C लिखते हैं बाई 5, और 5 5 जा 25, C स्क्वायर बाई 5, 5 5 जा 25। अब B स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 5C स्क्वायर। अब यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ इधर। तो अब देखते हैं कि C स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 नीचे चला जाएगा, B स्क्वायर बाई 5, इक्वेशन नंबर 2। अब ये क्या देख रहे हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब हम देख रहे हैं तो 5 से A स्क्वायर भी डिविजिबल है और 5 से B स्क्वायर भी डिविजिबल है। और यहाँ हम क्या माने हैं कि A बाई B, A और B क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं, दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, एक के अलावा कोई फैक्टर होगा ही नहीं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 यहाँ लिखेंगे B स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, A स्क्वायर B स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, वही चीज़ यहाँ लिखेंगे। देन B विल बी डिविजिबल बाई 5 आल्सो। B भी 5 से डिविजिबल होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से हम जब देखते हैं तो आवर कंट्राडिक्शन इज अपोजिट टू को प्राइम नंबर। हमारा जो कंट्राडिक्शन है वो अपोजिट जा रहा है। वहाँ हम को प्राइम नंबर भी माने हैं और यहाँ 5 कॉमन भी मिल रहा है। तो बताइए हमारा कंट्राडिक्शन सही है? हमारा जो तथ्य है, हमारा जो मैंने अपना तथ्य रखा, हमने अपना जो विचार रखा
तो ये तो गलत है। तो कोई चीज़ है भी और नहीं भी है, ये कैसी हो सकती है? तो ये संभव है, इट इज़ इम्पॉसिबल। हैंस √5 इज अ रेशनल नंबर। ये बात लिख देना है कि बिकॉज आवर कंट्राडिक्शन इज नॉट करेक्ट, बिकॉज a/b इज अ को प्राइम नंबर, हैंस √5 इज नॉट अ रेशनल नंबर या √5 इज इरेशनल नंबर। ये आपको लिख देना है। अब देखिए, ऐसे ही √3 आ जाए, √2 आ जाए, कोई भी √7 आ जाए, सेम टू सेम ऐसे आपको करना है, ऐसे ही दिखाना है। चलिए, एक टाइप का और क्वेश्चन इसमें है, उसको हम बता देते हैं आपको। एक टाइप क्वेश्चन और है, ये है कि अगर मान लीजिए इस टाइप क्वेश्चन आ गया कि 3 + 2 √5, इसको आप दिखाइए कि इरेशनल है कि नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसके लिए भी लेट करते हैं कि 3 + 2 √5 = a/b। a/b को प्राइम नंबर है और को प्राइम नंबर के साथ साथ रेशनल नंबर भी है। तो अब देखिए, विच इज इम्प्लाइज, इसको उधर करते हैं, 2 √5 = हो जाएगा a/b -3, 2 √5 हो जाएगा a -3b/b, √5 हो जाएगा a -3b/2b। हियर a एंड b क्या हैं? को प्राइम नंबर हैं और रेशनल नंबर हैं। तो जब a और b रेशनल नंबर के फॉर्म में है और वी नो दैट √5 इज इरेशनल नंबर, हम जानते हैं कि √5 क्या है? इरेशनल नंबर है और यह रेशनल नंबर है। सो आवर कंट्राडिक्शन इज नॉट वेरीफाइड। हमारा जो कंट्राडिक्शन है वो वेरीफाई नहीं कर रहा है कि इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के बराबर हो सकता है। हेंस यहाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे? हेंस 3 + 2 √5 इज नॉट अ रेशनल नंबर, या दूसरे शब्दों में हम लिख देंगे कि 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। तो इस प्रकार से दिखाएंगे। चलिए, जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो बिल्कुल आप करेंगे और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और सेम टू सेम ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर अब लास्ट एक्सरसाइज हम चल रहे हैं 1.4। आइए देखते हैं 1.4 में क्या प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करते हैं, फिर ये चैप्टर ख़त्म करते हैं। 1.4 का पहला क्वेश्चन है बच्चों कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग, आपको एक्चुअल परफॉर्मिंग मतलब आपको डिवाइड नहीं करना है कि डिवाइड लंबा सा यहाँ से यहाँ तक नंबर लंबा डिवाइड करो। द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इस बात को आपको बताना है, ठीक है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ये देखिए 13 दिया है 31 और 25। अगर कोई भी जो है नंबर, कोई भी नंबर अगर 2 पावर n और 5 पावर n के फॉर्म में है, या तो अकेले है, अगर 5 पावर n के फॉर्म में है और 2 पावर n नहीं है तो उसको हम 0 मान सकते हैं क्योंकि किसी पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, या 2 पावर n है 5 पावर कुछ नहीं है तो वहाँ 0 मान सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है। तो या तो 1 हो या तो बोथ हो, दोनों हो, लेकिन इसके अलावा दूसरा कोई ना हो। अगर इसके अलावा दूसरा कोई होगा तो वो क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, वो कटेगा नहीं तब, ठीक है। तो अगर इस फॉर्म में आ गया, किस फॉर्म में? 2 पावर n और 5 पावर n के फॉर्म में अगर कोई नंबर डिनोमिनेटर का आ गया, डिनोमिनेटर का नंबर इस फॉर्म में आ गया तो वो जो होल नंबर दिया रहेगा, डिवीजन दिया रहेगा, वो टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। आइए देखते हैं टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। तो यहाँ पर इसको लिखते हैं 31 to 5, क्योंकि लास्ट में 5 है तो 5 से कैंसिल होना है इसको। तो 5 6 जा 30, 1 बचा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर काटते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ये आ गया क्या? ये आ गया 13
1 2 3 4 5 5 पावर 5 आ गया। अब देखिए, क्योंकि यह नंबर किसके फॉर्म में है, 2 पावर n इंटू 2 पावर 5 पावर n के फॉर्म में है, इसके फॉर्म में है। क्योंकि यहाँ हम लिख सकते हैं 2 पावर 0 और 2 पावर 5। देखिए 2 पावर n और 5 पावर n के फॉर्म में आ गया कि नहीं। अगर 2 पावर n और 5 पावर n के फॉर्म में आ गया तो यह नंबर टर्मिनेटिंग है, अगर नहीं आया तो टर्मिनेटिंग नहीं है। यही आपको बताना है, शो करना है पहले क्वेश्चन। सब क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में यह कह रहा है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1। जो क्वेश्चन 1 में दिया गया है, जितने क्वेश्चन 1 में प्रश्न दिए गए हैं उनको आप क्या करिए, अब एक्चुअल डिवीजन करिए। अभी तो कह रहा था डिवीजन मत करिए, अब कह रहा है डिवीजन करिए। विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और उसका डिवीजन करिए जो कि टर्मिनेटिंग हैं। जैसे पहला क्या देखिए टर्मिनेटिंग है, क्योंकि 2 पावर n और 5 पावर n के फॉर्म में है तो ये टर्मिनेटिंग है। तो जो टर्मिनेटिंग हो उसी का डिवीजन करना है, और जो टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, उसका डिवीजन नहीं करना है, ना तो उसको आपको सॉल्व करना है। ऐसा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है। तो आप डिवाइड करेंगे घर पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है कि द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो इन ईच केस। जो डेसिमल में कुछ नंबर दिया गया है नीचे, कह रहा है कि ईच केस जो है, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल आर नॉट। आपको बताना है कि रेशनल में हैं कि नहीं हैं। इफ़ दे आर रेशनल, अगर वो रेशनल में हैं, एंड ऑफ द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, अगर p बाई क्यू के फॉर्म में हैं, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q। तो q के बारे में आपका क्या कहना है। जो नीचे q होता है, p बाई क्यू के बारे में के फॉर्म में संख्या होती है, p बाई क्यू के फॉर्म में, तो q के बारे में आपका क्या कहना है उसको आप बताइए। पहला नंबर देखिए लिखा है, पहला नंबर है 43.123 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये देखिए इतना नंबर दिया है। तो इतना नंबर जब दिया है तो अब हम देख रहे हैं क्या है, पूरा कट जा रहा है, पूरा नंबर डिवाइड हो जा रहा है, रिमाइंडर नहीं आ रहा है, कहीं बार नहीं लगाया है। अगर बार का मतलब ये है कि बार बार वो संख्या रिपीट हो रही है। तो ये नंबर क्या है, ये नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर है। ये क्या है, क्योंकि द गिवन नंबर इज टर्मिनेटिंग नंबर। जो नंबर दिया गया है क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर है। अब टर्मिनेटिंग कब होता है, अभी आपको बताया। टर्मिनेटिंग कब होगा, जब q की जो वैल्यू होगी वो 2 पावर n के फॉर्म में होगी या 5 पावर n के फॉर्म में हो। तो आपको बताना है द गिवन नंबर इज टर्मिनेटिंग नंबर एंड वाई, बिकॉज q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर n एंड 5 पावर n। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है, पहला क्वेश्चन है, दूसरा दिया है कि 0 पॉइंट, ये देखिए दिया है 0 पॉइंट दिया है 1 2 0 1 2 00 1 2 000 1 2 2 तो 4 0, और इसी प्रकार से बढ़ता चला गया है। ये रुका नहीं है। जब रुका नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। देखिए अलग अलग है ना, रिपीट नहीं हो रहा है। 120 दोबारा नहीं आया है, 1200 आ गया है, फिर 12000 आ गया है। इस प्रकार से रिपीट नहीं हो रहा है। तो इसको लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये नंबर न तो टर्मिनेटिंग है और न तो रिपीटिंग है, न तो बार बार आ रहा है न टर्मिनेट हो रहा है। जब टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो क्यू के बारे में क्या सोच है आपकी, तो क्यू के बारे में सोच है भाई ये इरेशनल नंबर है। क्यू के बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि न टर्मिनेटिंग है न नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हेंस ये नंबर क्या है, द गिवन नंबर इज इरेशनल नंबर। जब इरेशनल नंबर है तो क्यू के बारे में क्या सोचना है। अब लास्ट दिया है 43 पॉइंट, ये दिया है
1 2 3 4 5, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इस पर बार लगा दिया है, मतलब कि आगे फिर मिलेंगे, ये आगे फिर मिलेंगे। तो आगे जब फिर मिलेंगे तो इसको लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड हेंस द नंबर्स इज नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग नहीं है क्योंकि यही चीज़ आगे फिर मिलने वाला है, एंड नॉट रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग मतलब कटेगा नहीं, ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना तो कटेगा, मतलब वही चीज़ है, न कटेगा ना टर्मिनेट हो रहा है। और इसके बारे में Q इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ विच इज, एंड Q इज नॉट इन फॉर्म ऑफ 2 पावर n एंड 5 पावर n। और जो Q की वैल्यू है वो ना 2 पावर n के फॉर्म में रहेगी ना 5 पावर n के फॉर्म में रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर 2 पावर n और 5 पावर n के फॉर्म में रहेगी तो टर्मिनेट हो जाएगी, और टर्मिनेट हो नहीं रही है। तो बच्चों ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि रियल नंबर जो आपको मैंने पढ़ाया वो कैसा लगा, वास्तविक संख्याएँ जिसे हिंदी में कहते हैं। और यह भी आप लिखिए कि अगला चैप्टर आपको कौन सा हार्ड लगता है, मैं उस चैप्टर को पढ़ाऊँगा आपको, और अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। थैंक यू।